संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में दोनों सदन में विपक्ष का जमकर हंगामा। संसद की कार्यवाही बार बार हुई बाधित। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सदन में अमर्यादित व्यवहार के चलते टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को और लोकसभा में डीएमके के कनिमोई सहित निचले सदन के कुल 14 सांसद शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए हुए लंबित। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने विवादित परिसर के सर्वे को दी मंजूरी। सर्वे कमिश्नर की होगी नियुक्ति। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच को दी मंजूरी। बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेन देन को लेकर जांच को मिली हरी झंडी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को बताया राजनीति से प्रेरित। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रसेल्स में उच्च स्तरीय सम्मेलन। 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता करेंगे विचार। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला आज। सीरीज बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और जर्मनी के बीच होगी भिड़ंत। क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम पर जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में दोनों सदनों में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में डेरेक ओब्रायन को शेष सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। डेरेक ओब्रायन संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामा कर रहे थे। वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही आज बार बार स्थगित की गई। बाद में हंगामा रुकता ना देखकर लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में लगातार हंगामा करने के कारण डीएमके की कनिमोई सहित कुल 14 सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कल हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये घटना हम सबको प्रभावित करने वाली है और हमें मिलकर काम करना होगा। ऐसे इंसिडेंट जो पहले भी जब हुआ था, जो कुछ भी सिस्टम इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था, उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये विनंती करते हुए हाउएवर सर, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट इट हैज बिकम द हैबिट ऑफ द सम मेंबर्स टू पॉलिटिसाइज ऑल द इश्यूज। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट देम नॉट टू पॉलिटिसाइज द इश्यू। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष के हंगामे पर भाजपा सांसद राकेश सिन्हा का कहना है कि विपक्ष का व्यवहार असंसदीय है और उसे सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए सिर्फ बहाने चाहिए। राकेश सिन्हा से खास बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आइए सुनते हैं।
सुरक्षा मामलों में हुई चूक के बाद लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेसी सदस्यों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। हमारे साथ राकेश सिन्हा जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो हैं। क्या जो विपक्ष के सांसद हैं, क्या वो मांग कर रहे हैं और सरकार जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं? देखिए, संसदीय जनतंत्र में प्रश्नकाल का और शून्यकाल का बहुत महत्व होता है और कांग्रेस पार्टी मौके की तलाश करती है, विपक्ष मौके की तलाश करती है जब संसदीय जनतंत्र के बुनियाद को कमजोर कर दे। आज जो शून्यकाल गया उसमें अधिकांश प्रश्न विपक्ष के ही लोगों का था। जो प्रश्नकाल है उसमें पहला प्रश्न भी कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य का था। ये इन दोनों को बाधित करना ये दिखाता कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का कोई सरोकार जनता के मुद्दों से, जनता के हित से नहीं है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन दोनों ने अपने को एसोसिएट करने की कोशिश की जो सुरक्षा मामले में चूक हुई और गंभीरता भी दिखाई जा रही है। तो फिर क्या लगता नहीं है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है उस पर क्या सरकार को विचार करना चाहिए या फिर सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए विपक्ष के मांग को खारिज करते हुए? देखिए, विपक्ष का कोई की रुचि सदन चलाने में है भी नहीं। पिछले सत्र को, पूरे सत्र को उन्होंने प्रश्नकाल, शून्यकाल नहीं होने दिया, सरकारी बिजनेस नहीं होने दिया, प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस नहीं होने दिया और आज भी वही कर रहे हैं। कल भी उन्होंने यही किया। विपक्ष के पास ना कोई तर्क है, ना तथ्य है। विपक्ष का व्यवहार असंसदीय है और अमर्यादित है। बहुत शुक्रिया। राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका साफ कहना है कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है इस मामले में। ऐसे में विपक्ष का हाय तौबा मचाना कहीं से भी उचित नहीं है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद आज परिसर में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए। साथ ही मीडिया कर्मियों को भी मुख्य मकर द्वार से दूर रखा गया है। सुरक्षा की कई एजेंसियां संसद भवन परिसर में तैनात हैं और सुरक्षा के मुद्दे पर बैठकें भी की जा रही हैं। इससे पहले लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में सेना से जुड़े मामले की जांच का निर्देश दिया है। इसके लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अगुवाई में एक जांच समिति गठित की गई। जांच समिति संसद में सुरक्षा सुधार संबंधी सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपेगी। फिलहाल दर्शक दीर्घा पास जारी नहीं होंगे और सांसदों के निजी सहायकों का प्रवेश भी फिलहाल रोक दिया गया है। तो सुरक्षा में हुई चूक के बाद संसद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। कल की घटना के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बुधवार को लोकसभा में हुई सुरक्षा में चूक के बाद गुरुवार को संसद भवन परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो इस मामले की जांच कर रही है। लोकसभा स्पीकर और सभापति राज्यसभा दोनों ने इस मामले में सदन में चिंता जताई है। सांसदों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां सदन के भीतर ले जाया जा रहा है, वहीं पर मीडिया को भी दूर रखा गया है और आगे बैरिकेडिंग की गई है। जो मकर द्वार है उसको पूरी तौर पर बैरिकेड किया गया है ताकि जो सांसदों के जो पीए हैं या फिर अन्य जो लोग हैं उनको पहले ही बैन कर दिया गया है। संसद में सुरक्षा जो है वो कड़े बंदोबस्त के बीच सदन की कार्रवाई को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर आक्रामक है इस बात को लेकर कि सदन में सरकार जो है वो जवाब दे, अपना पक्ष प्रस्तुत करे। कैमरामैन प्रमोद नेगी और अपने सहयोगी कुमार आलोक, अनुज यादव, ऋषि कुमार के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और संसद में जिस तरह से आज का दिन बहुत उथल पुथल भरा रहा, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो इसी खबर से शुरुआत करते हैं कि जो आचरण सांसदों द्वारा दिखाया गया आज संसद के दोनों सदनों में वो अमर्यादित रहा और असंसदीय था। इसी वजह से उन पर कार्यवाही की गई। लोकतंत्र के इस मंदिर में जो तमाम लोग हम जैसे उसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो आज के लिए जिस तरह से कार्रवाई की गई है स्पीकर द्वारा वो काफ़ी अहम। देखिए आंचल, राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं
जब उनका निलंबन बाकी बचे सत्र के लिए किया गया और वो सदन से बाहर नहीं गए, तब हमने देखा कि जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब राज्यसभा के सभापति ने इस बात को लेकर एक तरह से कहा कि निलंबन के बावजूद वो बाहर नहीं जा रहे, और बार बार हमने देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में दोपहर बाद, जब स्थगन के बाद दोपहर में कार्रवाई दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई, तब लगातार विपक्षी दल हंगामा करते रहे। सबसे पहले कांग्रेस के 5 सदस्यों को, केरल और तमिलनाडु से आते हैं लोकसभा सांसद, उनको निलंबित करने का एक प्रस्ताव रखा प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने, और उसे मंजूरी दी गई सदन के द्वारा और 5 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद कहा गया कि 3 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। 3 बजे जब फिर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लगातार हंगामा विपक्षी सांसदों का जारी रहा, तब 9 और सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव पढ़ा गया संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा और उसे भी मंजूरी दी गई। तो कुल मिलाकर आज देखें तो लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 1, यानी कुल 15 सांसदों के निलंबन आज किया गया है। यानी जो मौजूदा सत्र है संसद का शीतकालीन सत्र, उसके बाकी बचे दिनों में वो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। ये एक फैसला है, इसके मद्देनजर लिया गया कि इन्होंने आसन का अनादर किया है, उसका आदर नहीं किया है। और दूसरी बात है कि बार बार कहने के बाद बेल में आए, हंगामा करते रहे और निर्देशों को नहीं माना। जबकि हम जानते हैं कि कल जो घटना हुई उसके बाद त्वरित कार्रवाई हुई, सभी दलों की बैठकें बुलाई गई, उनसे सुझाव लिए गए, कुछ तुरंत कदम उठाए गए, दर्शक दीर्घा के पास रद्द किए गए, सांसदों के पीए की आवाजाही बिल्कुल सीमित कर दी गई, संसद भवन में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, और भी जो इंतजाम किए जा सकते हैं व्यवस्था बनाने को लेकर किए गए। कुछ स्तरीय जांच समिति बिठाई गई जो पूरी तरह से देखेगी कि कहां सुरक्षा में चूक हुई थी और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से राजनीति एक तरह से विपक्षी दल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का आरोप है, और उस पर हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बार-बार ये भी खबर आ रही है शैलेंद्र, इस तरह की कोई घटनाएं हुई। शैलेंद्र, ये भी खबर आ रही है कि राज्यसभा में जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने एक प्रस्ताव जो है वो लेकर आए हैं, खासतौर पर डेरेक ओब्रायन के खिलाफ, जिसमें अब उन पर जिस तरह से कार्रवाई की जाएगी, उस पूरा जो मामला है वो प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाएगा, जिसमें रिपोर्ट सामने आएगी। निश्चित तौर पर देखिए, जब आप किसी भी सदस्य का निलंबन लोकसभा या राज्यसभा से पीठासीन चेयर करता है, तब उस सदस्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो तुरंत ही सदन से बाहर चला जाए। और अगर वो अपने निलंबन के बावजूद सदन में बैठा रहता है तो उस पर एक प्रिविलेज का मामला बनता है। चेयर इस पर फैसला ले सकता है, सदन फैसला ले सकता है कि आप चेयर के निर्देशों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं जब आपके खिलाफ एक प्रस्ताव आया है और आपको सदन की कार्रवाई से भाग लेने से मना कर दिया गया है, तो आप अंदर कैसे बैठे रह सकते हैं। आपको रोकना चाहेंगे एक मिनट शैलेंद्र, एक बार फिर से जिस तरह से संसद में जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है उसको लेकर अब राज्यसभा की कार्यवाही को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करते हुए लगातार हमने देखा कि सुबह से ही संसद में जिस तरह से जो सुरक्षा की चूक का मामला है वो गरमाया रहा। विपक्षी जो सांसद थे वो लगातार इस पर हंगामा करते रहे, जिसमें जो लोकसभा की कार्यवाही है वो लगातार बाधित हो रही थी, उसे भी स्थगित किया गया और अब राज्यसभा में भी कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से राज्यसभा के सदन को चलाने में भी दिक्कत सामने आ रही थी और इसीलिए संसद में विपक्ष का जो हंगामा है उसके चलते राज्यसभा की जो कार्यवाही है उससे भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया। शैलेंद्र, जिस पर हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं, अब देखिए कि हमने देखा कि लोकसभा में भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। सांसदों, खासतौर पर जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे थे और यही सूरत हाल अब राज्यसभा का भी था और इसीलिए उसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ये कहा गया कि इस पर बहस होनी चाहिए, विवेकपूर्ण बहस होगी और इस पर लगातार कहीं ना कहीं गहन मंथन चिंतन किया जाएगा, लेकिन ये बात विपक्ष के सांसद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, पहले लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा कि जैसे ही घटना हुई, कार्रवाई की गई है, सभी दलों को बुलाया गया, जरूरत होगी तो फिर बैठक होगी और इसकी जिम्मेदारी संसद के सचिवालय की है, विशेष तौर पर लोकसभा सचिवालय की है और वो इस पर आगे कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके हमने देखा कि हंगामा जारी रहा। रक्षा मंत्री जो सदन के उपनेता भी हैं उन्होंने भी कहा, चिंता जताई और कहा कि सभी सांसदों की ये जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें
जो रिकमेंडेशन होती है पास जारी करने के लिए उसमें कोई अराजक तत्व की सिफारिश ना हो, इस बात के भी उन्होंने जिक्र किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे में लगातार इस मुद्दे पर सदन की कार्रवाई बाधित करना ये अपने आप में विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाता है कि क्या वो किसी मौके के तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका मिले जिससे लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई बाधित की जा सके। क्योंकि इस सत्र के दौरान आप देखें शुरू से ही एक मोटे तौर पर देखें तो दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चली है। प्रश्नकाल हुआ है, शून्यकाल में न केवल सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों ने तमाम मुद्दों को उठाया है, अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए हैं, विधायी कामकाज को लेकर भी प्रगति हुई है। फिर ऐसा क्या हो गया अगर आप उस लिहाज से देखें कि जब संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, जबकि जो कल घटना हुई है उसको लेकर जितने भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए लोकसभा सचिवालय की तरफ से उठाया गया है। 8 कर्मियों का निलंबन किया गया है, दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, ओवरऑल सिक्योरिटी रिव्यू की समीक्षा की बात के निर्देश दिए गए हैं। तो फिर उस मुद्दे पर इस तरह से सदन की कार्रवाई बाधित करना ये सही नहीं है, ये हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर क्या ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी या कोई रास्ता निकलेगा, कल जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी। हालांकि सत्ता पक्ष अब ये कह रहा है कि ये राजनीति का विषय ना बनाए विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी को एक साथ मिलकर सोचना चाहिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा शैलेंद्र, आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह से जो सुरक्षा चूक हुई है संसद में, उसे लेकर हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्या है ऊर्जा संरक्षण? और पवन ऊर्जा क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर आता है। 2014 के बाद से स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 128% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना PAT, ये योजना ऊर्जा बचत का प्रमाणीकरण करती है। ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को सुधारने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र प्रदान करती है। मानक और लेबलिंग, इस योजना के तहत उपकरणों का मानक तय कर लेबलिंग की जाती है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC, ये तकनीक नई व्यावसायिक इमारतों के अनुमोदन के लिए विकसित की गई थी। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। पेरिस समझौता, ये जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
इसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 से नीचे अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। पेरिस समझौते के अनुरूप 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्व स्तरीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तय करने का लक्ष्य तय किया गया है। मिशन इनोवेशन MI ये स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए भारत सहित 24 देशों और यूरोपीय संघ की एक वैश्विक पहल है। यूं तो कोई भी दैनिक उपयोग के बहुत से विद्युत उपकरणों की अतिरिक्त ऊर्जा को बचाकर ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है, जैसे बिना उपयोग के चलते हुए पंखों, बल्बों, समरसेबिल और हीटर आदि को बंद करना ऊर्जा संरक्षण का सबसे कुशल तरीका है, जो ऊर्जा संरक्षण अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अब खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने से संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने आदेश के अनुसार सर्वे की कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि पूरे सर्वे की निगरानी करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और बताया कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जहां एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि सर्वे की प्रक्रिया और रूपरेखा 18 दिसंबर को तय की जाएगी। एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रामेंद्र, जो विवादित परिसर है इस पूरे मामले में, वहां पर अब सर्वे को मंजूरी दे दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप इसे? देखिए, बड़ी जीत अगर इसको देखा जाए तो राम मंदिर का विषय रहा हो चाहे दूसरे विषय रहे हो, देखिए सर्वे जैसे ही शुरू होता वैसे ही सारे ऐतिहासिक तथ्य सामने आने लगते हैं। क्योंकि जो फैसला न्यायालय करेगा वो तथ्य पर करेगा कि क्या तथ्य निकले हैं, क्या प्रमाण मिले हैं। राम मंदिर में भी यही हुआ था जी। तो ये सर्वे की जो प्रक्रिया शुरू हुई है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस विवाद का जो समाधान है वो भी निकलता जाएगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। और रामेंद्र, जिस तरह से जो तमाम पक्षों ने अपनी दलील यहाँ रखी, उस लिहाज से वहाँ पर कमिश्नर की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। किस तरह से कानूनी प्रारूप के चलते कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जो तथ्य हैं वो लोगों के सामने आए? देखो, बड़ी बात यह है कि वक्फ कमेटी, वक्फ बोर्ड जो चाहता था कि वक्फ बोर्ड के आधार पर इसकी सुनवाई नहीं की जाए और भारत के संविधान जो है उसमें वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है वो इसको उसमें सुनवाई नहीं की जा सकती है, तो वो खारिज कर दिया न्यायालय ने। ईदगाह कमेटी की जो अर्जी थी उसको खारिज किया, जो दलीलें थी उनको खारिज किया है। तो एक बात तय हो गई है कि वक्फ की संपत्ति नहीं है, जिसको बार बार कहा जा रहा था, जहां विवाद है वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो ये जो शुरुआती दौर है यहाँ से शुरू हुआ है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहाँ इस समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित कर रहे हैं। 2015 में कि वर्ष 2030 तक हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसका 40% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगा, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा या ऐसे सोर्सेज से आएगा जिससे कि एमिशन नहीं होता है। तो एमिशन नहीं होता है बिजली बनाने में दो तरह के सोर्सेज से, रिन्यूएबल एनर्जी से एमिशन नहीं होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से एमिशन नहीं होता है। और हमने कहा था कि ये नॉन फॉसिल सोर्सेज जिससे कि एमिशन नहीं होता है, यानी कि रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर, हमारा 40% हो जाएगा 2030 तक।
यह लक्ष्य हमने 2021 में अचीव कर लिया। वी अचीव दैट टारगेट इन 2021, 9 years इन एडवांस, 9 साल पहले। हम लोगों ने, आदरणीय महोदय, हम लोगों ने यह प्लज किया था COP21 के 1 में कि 2030 तक हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को 33% से कम करेंगे। हमने इस लक्ष्य को 2019 में अचीव कर लिया, 11 साल पहले। वी अचीव दिस टारगेट इन 2019, 11 years ahead of our target date. And a major credit for that should go to the organization which has organized this, the Bureau of Energy Efficiency. Adanya Mahodaya, we need to congratulate our organization for having achieved this. इसके जो programs रहे हैं, they have been world leading programs. एक इंडस्ट्री के लिए प्रोग्राम है परफॉर्म अचीव ट्रेड, जिसके अंतर्गत हम लोग इंडस्ट्री के लिए कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एमिशन स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और उसको नहीं अचीव करने पर पेनल्टीज है। अगर ओवर अचीव कर लेते हैं तो उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलता है, जिसको कि वो बेच सकते हैं। जो टारगेट नहीं अचीव किया उनको या तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदना है या नहीं तो पेनल्टी देनी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ये प्रोग्राम वर्ल्ड लीडिंग प्रोग्राम है, दूसरे देश हमारे प्रोग्राम को कॉपी कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये CO2 एमिशंस करीब 106 मिलियन टन प्रति वर्ष का हमने कम कर दिया है ऑलरेडी। एनर्जी टर्म्स में हम अबाउट 20 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में हमने एनर्जी कंजम्पशन कम कर दिया। हमारा जो अप्लायंसेज का प्रोग्राम है स्टार लेबलिंग, इससे हमने अपना CO2 एमिशंस 72 मिलियन टन प्रति वर्ष कम कर दिया है। ये सब इनके प्रोग्राम्स हैं। वर्ल्ड, जैसे कि हमने कहा, वर्ल्ड लीडिंग प्रोग्राम्स। उजाला जो LED प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारा जो एनर्जी ये CO2 एमिशंस करीब 112 मिलियन टन CO2 एमिशंस पर एनम हमने कम किया। इसी कारण हमने अपना टारगेट अचीव किया बिफोर टाइम। और जिस तरह से, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, आज हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी करीब 43.8%, 44% हो गया है। वर्ष 2030 में हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगा हमारे स्थापित क्षमता का 65%। हमने फिर COP26 में टारगेट दिया था कि अब अपना टारगेट बढ़ा करके कि 2030 तक हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल स्थापित क्षमता है वो 50% हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को, जो कि ऊर्जा संरक्षण दिवस जो राष्ट्रीय मनाया जा रहा है उसमें अपना संबोधन दे रहे थे। बढ़ते आगे, बीते 9.5 साल में मोदी सरकार ने देश के विकास की नई परिभाषा लिखते हुए कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। पहले महिलाओं के विकास की बात होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने महिलाओं की अगुवाई में विकास की नींव रखी है, जिसकी वजह से समाज में महिलाओं की भूमिका में बुनियादी बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 पिलर पर काम किया। जब देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तब महिलाओं की उसमें होगी अहम भूमिका। पेश है ये खास रिपोर्ट। कोई भी देश तब समृद्ध होता है जब वहां की नारी सशक्त होती है। बीते 9 साल में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। महिलाओं को विकास में भागीदार बनाना, उनको सम्मान देना, उनको सुरक्षा देना या फिर उनकी स्वास्थ्य की बात हो, इन सब को मोदी सरकार में सुनिश्चित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 3 तलाक से मुक्ति की बात हो या फिर नारी अदालत की या फिर मातृवंदन योजना की, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये तमाम कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देती है, जिसकी 80% लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, जिसके तहत 23 करोड़ लोन दिया गया, जिसमें 68% महिलाओं को दिया गया। महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करना, ऐसे 7 पिलर पर मोदी गवर्नमेंट ने काम करा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ आवास बने हैं, जिसमें 70% मकान महिलाओं के नाम पर हैं। आज देश में लखपति दीदी बनाने का काम सरकार ने किया। देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बन रही हैं। नारी शक्ति वंदन कानून से लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। 10 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर देकर उनके स्वास्थ्य को सुधारने का काम केंद्र सरकार ने किया है। हर घर नल के जरिए 50% घरों में पानी पहुंचाकर महिलाओं को सशक्त किया गया है। मोदी सरकार महिलाओं को ड्रोन देकर उनको सशक्त कर रही है। 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने के लिए उसको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको ड्रोन दिया जा रहा है ताकि वो अर्थोपार्जन भी कर सके। देश में 12 करोड़ इज्जत घर बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों के पोषण को ट्रैक करने के लिए IT पोर्टल से ट्रैक किया जा रहा है। महिलाओं के स्वच्छता का ख्याल रखते हुए 1 रुपए में सैनिटरी पैड दिया जा रहा है। 35 करोड़ सैनिटरी पैड अब तक दिया गया है। सरकार की ओर से उठाए गए कदम की वजह से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। आज आयुष्मान भारत की आधी लाभार्थी महिलाएं हैं। पीएम मोदी का विजन है कि जब देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तब महिलाओं की उसमें अहम भूमिका होगी। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर राष्ट्रपति इस वक्त राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर संबोधन दे रही हैं। आइए सुनते हैं। पहले पुरस्कार वितरण हो रहा है, उसके बाद संबोधन। आइए सीधे चलते हैं। व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल, सूरत, गुजरात। Under the Group B, which comprises of 8th, 9th and 10th standard students, the first prize goes to Junaid Ayub of class 8 from Shishu Niketan Higher Secondary School, Guwahati, Assam. The second prize goes to Simran Saini of class 10th from DAV Centenary Public School, Jaipur, Rajasthan. The third prize goes to Brishti Ghosh of class 10th, Kendriya Vidyalay, Kosipur, West Bengal. Many congratulations to all the students. For NECA 2023, BEE has received 516 applications across 5 categories and 21 sectors. May I request Madam President to kindly please now present the Energy Conservation Awards sector-wise to the winners of Industries and Establishments category. Starting with the Aluminium Smelter sector, the first prize is being awarded to Hindalco Industries Limited from Renukoot, Uttar Pradesh. Shri Narisetti Nagesh, Cluster Head, will receive this award. In automobile main sector, the first prize is being awarded to Tata Motors Limited from Jamshedpur, Jharkhand. Shri Vishal Badshah, Vice President Operations, will receive the award. In automobile ancillary sector, the first prize is being awarded to Denso Haryana Private Limited, Manesar, Haryana. Shri Masato Kitamai, Managing Director, will receive the award. In dairy sector, the first prize is being awarded to तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर पुरस्कार वितरण हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार दे रही थी। जब उनका संबोधन होगा हम आपको वापस लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर
इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। डेरेक ओब्रायन के खिलाफ निलंबन मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल डेरेक ओब्रायन के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाए हैं कि डेरेक ओब्रायन ने निलंबन के बावजूद सदन से बाहर ना जाकर सदन के बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया और सदन को लगातार बाधित किया। इसलिए डेरेक मामले को प्रिविलेज कमेटी के लिए भेजा जाए और 3 महीने में प्रिविलेज कमेटी इस पूरे मसले की जांच कर सदन के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। सभापति ने इस प्रस्ताव पर सदन से अनुमति ली और सदन ने ध्वनि मत से इसे पारित किया। अब डेरेक ओब्रायन के खिलाफ निलंबन मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है और 3 महीने में इसकी जांच कर सदन में रिपोर्ट रखी जाएगी। The House takes a serious note of the conduct of Shri Derek O'Brien, member who was suspended from the service of the Council under Rule 256(2) to deliberately continue in the chamber in gross violation of Rule 256(3) and disregarding repeated directions imparted by the chair, thereby compounding his offence and committing a serious contempt of the House and breach of privilege of members, and agrees that the matter be referred to the Committee of Privileges of the Rajya Sabha for examination, investigation and report within a period of 3 months. सबरीमला में भारी भीड़ को देखकर विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य कुम्मनम राजशेखरन के अगुवाई में एक टीम को आज सबरीमला का दौरे के लिए भेजा गया और वर्तमान स्थिति के लिए भक्तों के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं उसका जायजा उस टीम द्वारा लिया गया। सबरीमला दौरे के बाद राजशेखरन ने कहा कि राज्य सरकार वहां पर तीर्थयात्रियों के लिए उचित सुविधा सुनिश्चित करने में विफल रही। राज्य सरकार को अन्य राज्यों के बच्चों और महिलाओं सहित अयप्पा भक्तों से बुनियादी सुविधाओं के बिना घंटों जंगल में रखने के लिए माफ़ी मांगी जानी चाहिए। दरअसल 6 दिसंबर से सबरीमला जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। इससे जो तीर्थयात्री हैं उनके भीड़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों को लेकर काफ़ी चिंतित के साथ साथ इसे गंभीरता से लेता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्थितियों से निपटने का अनुभव है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फिलिप ग्रीन ने कहा कि हम हिंदू मंदिरों में होने वाले हमलों को उसी तरह गंभीरता से लेते हैं जैसे हम अपने समाज में किसी भी धार्मिक स्थल पर जब हमले होते हैं तब उस तरह से उसे लिया जाता है। We take the sort of acts that you're talking about in relation to Hindu temples as seriously as we would take any act in relation to any religious element in our society. And we have a lot of experience of dealing with this. And our police and intelligence and multicultural agencies and state authorities are deeply focused on this. And you've perhaps seen that in our country, this has not spilt over into anything truly troubling or serious. And that's not entirely coincidental. That's in large measure because we take it seriously and as Australian government, we deal with problems that we find. भारत कनाडा विवाद और अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रचने के मामले में कथित तौर पर एक भारतीय नागरिक पर आरोप लगाए जाने पर फिलिप ग्रीन ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया साझेदार के रूप में काम कर बल्कि मित्र के रूप में एक ऐसे देश के रूप में साथ में काम कर रहा है और वो भारत का सम्मान भी करता है। First thing to say is that Australia's engagement with India on this issue is less as a Five Eyes partner, more as a friend of India and a country that is respectful of India, with which we have a mature relationship.
We discuss these issues sensitively and carefully behind closed doors. And I don't propose to go any further today than the statements that my foreign minister and our department has made about our anxieties over these matters. I will say that, we are on a strong trajectory with India, and our bilateral partnership continues to grow and flourish. और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2 करोड़ से अधिक प्रतिभागी भाग ले चुके हैं। एक महीने के अंदर ही प्रतिभागियों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मथुरा और कन्नौज में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां आईसी वैन के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। देखिए रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं और नौजवानों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, निःशुल्क शौचालय, जनधन अकाउंट योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम सम्मान निधि और पीएम स्वनिधि जैसी तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। मोदी जी ने जितने जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए चलाई है, उनका घर घर तक प्रचार हो और जो परेशानी उन लोगों को आ रही है उनका वही निदान हो। इसके लिए पूरे देश में भारत विकास यात्रा चल रही है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि योजनाओं के प्रति जागरूकता और जन भागीदारी के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की आम जन को जानकारी दी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं आम जन को उसकी जानकारी नहीं तो उन तक पहुँचाई जाती है। साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनका भी फीडबैक लिया जाता है, उनका अनुभव सुना जाता है कि इस योजना को प्राप्त करने में किस तरह से उन्होंने प्राप्त किया, कोई असुविधा तो नहीं हुई। तो जो वहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं उनके सामने वो अपनी बात रखते हैं कि किस तरह से उन्होंने योजना का लाभ लिया। वहीं योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। मेरा मकान पहले कच्चा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का मकान बना, मुझे 2.5 लाख रुपए की राशि मिली और मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा था। मोदी जी ने छत दी है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको, आशीर्वाद बहुत बढ़िया, सलाम उनको काजे, बार बार धन्यवाद। कन्नौज जिले के जलालाबाद विकास खंड के गुधनी ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रथ में लगे एलसीडी से प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा की श्रृंखला में हम लोग नेकपुर खत्री गांव में हैं, गुधनी में हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा संकल्प रखा है कि 2047 तक हमको विकसित देश की श्रेणी में आना है। इस कार्य में भारत के एक एक नागरिक को, एक एक बच्चे को लगना होगा और इस जागरूकता को विकसित करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं उसको परिपूर्ण तरीके से, परफेक्ट तरीके से करें। योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की योजनाओं से मिले लाभ ने उनकी दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी है। शौचालय मिला, किसान निधि योजना मिली, तो उससे हमको बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमें सम्मान निधि मिल रही है जब से चालू हुई, और
बढ़िया काम हो रहा है, सरकार से सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक मजबूत मंच बन गई है। ब्यूरो और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन दे रही हैं, ये सुनते हैं। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जा संरक्षकों और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नवाचार और नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब द्वारा ऊर्जा संरक्षण और सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में किए गए कार्य अन्य लोगों और संस्थाओं को प्रेरित करेंगे। मैं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के तहत चित्रकारी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के महत्व को प्रदर्शित करने वाले सभी बच्चों की सराहना करती हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। सभी लोगों का सुख और स्वास्थ्य प्रकृति के संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य में निहित है। अगर हम उपलब्ध संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं तो प्रकृति पर और धरती माता पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और सभी की ऊर्जा संबंधी और अन्य जरूरतें पूरी हो सकेगी। इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स को एनर्जी एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। नवीनतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके ऊर्जा की बचत के उपायों का प्रचार प्रसार करना होगा और उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में भी लाना होगा। देवियों और स्वजनों, ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है। ये संदेश बहुत ही उपयोगी है। इस संदेश को प्रसारित करने के लिए हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर हम विश्व भर में ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि 18th और 19th सेंचुरी में कमर्शियल एनर्जी का प्रमुख साधन कोयला था और 20th सेंचुरी में कोयला के साथ साथ ऑयल और नेचुरल गैस का भी उपयोग बढ़ा। वैश्विक ऊर्जा पटल पर भारत न्यायपूर्ण एनर्जी ट्रांजिशन का प्रबल पर समर्थन करता रहा है तथा इस दिशा में सक्रिय एवं अग्रणी भूमिका निभाई है। कल दुबई में COP28 की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक के डिक्लेरेशन में शामिल कई महत्वपूर्ण सुझाव भारत की अध्यक्षता में G20 में लिए गए ऊर्जा संबंधी दिशा निर्देश के अनुरूप है। 21st सेंचुरी में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने तथा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाने पर विश्व समुदाय को निरंतर सक्रिय रहना होगा। हमें विंड, सोलार तथा स्मॉल और माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट से ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा और पूरे देश में ऐसी ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक प्रयोग करने के साथ साथ हमें ये भी प्रयास करना होगा कि हमसे कम संसाधनों के उपयोग से अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो सके, यानी मोर एनर्जी फ्रॉम लेस रिसोर्सेस। इसके साथ ही अपने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में ट्रिपल बॉटम लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी व्यापार से केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल और सोशल बेनिफिट भी होना चाहिए। देवी और स्वजनों, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऊर्जा के अक्षम स्रोत है। फॉसिल फ्यूल्स की खपत कम करने के प्रयास आज पूरे विश्व में हो रही है। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस निरंतर आयोजित हो रहे हैं। भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सदा एक जिम्मेदार और अग्रणी देश के रूप में सामने आया है। लेकिन ये बात भी समय समय पर स्पष्ट करना होगा कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम जरूर हो रही है, पर हमारे देश में फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी भी
अनिवार्य है। भारत क्लीन कोयल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि कोयला निकालने और उपयोग करने की प्रक्रियाएं अधिक एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसके तहत इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर जोर दिया जाएगा। ये पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम हुई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में हमारे देश 10 वर्षों की अवधि में 30 से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं इस विशेष उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल के तहत 7वें लक्ष्य है। इसी वर्ष G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत ने सभी SDGs को हासिल करने के उद्देश्य से 7 ईयर एक्शन प्लान जारी किया है। ये विश्व स्तर पर सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और फेयर ट्रांजिशंस को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। सभी SDGs को हासिल करने में ये एक्शन प्लान बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में WHO, वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 2014 से 2020 की अवधि में परिवहन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग 2 गुना हो गया है। इस रिपोर्ट में अन्य क्षेत्रों में भी स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोगी नीतियों, कार्यों, प्रयासों और नई उपयोगों के लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन अभी इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स का काफ़ी और आगे जाना पड़ेगा। भारत के वर्ष 2030 तक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस जैसे प्रयासों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अनुरूप अब भारत ने ग्रीन क्रेडिट की पहल की है, जो हमारी परंपराओं से जुड़ी पर्यावरण संरक्षण की पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है। मैं आशा करती हूँ ये सभी प्रयास हमारे स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण सिद्धि होगा। देवियों और स्वजनों, बच्चे देश का भविष्य भी है और चेंज एजेंट्स भी है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि 5वीं से 10वीं कक्षाओं के बच्चे जागरूकता और इतनी संवेदनशीलता के साथ ऊर्जा से जुड़ी सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों की कला, कल्पनाशीलता और प्रतिभा को भी बढ़ावा मिलता है। अगर आज स्कूल जाने वाले सभी बच्चे प्रकृति को अनुरूप जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दे तो निश्चित ही हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। मैं ऐसी प्रतियोगिताओं की आयोजन करने वाले संस्थाओं को बधाई देती हूँ। अंत में सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं फिर से शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि भारत सहित पूरा विश्व समुदाय स्वच्छ ऊर्जा के सक्षम उपयोग की दिशा में और तेजी से आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for your kind words and blessings, Madam President. Ladies and gentlemen, kindly rise for the national anthem, please.
और आप सुन रहे थे राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस संरक्षण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है और तमाम जो अन्य विकल्प हैं उन पर काम किया जाना ज़रूरी है और प्रकृति के प्रति सचेत रहना और जिम्मेदारी से अपना रवैया अपनाना, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसे जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।